जिस जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, नया चैप्टर है यानी शरीर द्रोह एवं परिसंचरण, जो आपका श्वसन से आगे का चैप्टर है। शरीर द्रोह एवं परिसंचरण, तो जीवों में परिसंचरण जो है, रक्त का परिसंचरण दो तरीका से होता है, बंद परिसंचरण होता है, खुला परिसंचरण होता है। तो जो बंद परिसंचरण होता है वह मनुष्य में, अन्य गाय भैंस ये सब जंतुओं में क्या होता है, बंद परिसंचरण होता है। लेकिन खुला परिसंचरण किसमें होता है? तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, मोलास्का संघ के जंतु हैं, उनमें रक्त का परिसंचरण खुला होता है, रक्त नली के द्वारा नहीं होता है। तो आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा एक संघ जो है बहुत बड़ा संघ है ना। आर्थ्रोपोडा का संघ जो है से बहुत बड़ा संघ है, और इस संघ में जो है से वैसे जीव को रखा गया है जिनके शरीर में रक्त नहीं होता है, जैसे में बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गया, ये सभी आपका अर्थ हो गया, टीडा हो गया जिसको हम लोग फुंगा कहते हैं, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। इन सभी में जो है परिसंचरण तंत्र खुला होता है। तो हम पहले जानेंगे कि परिसंचरण जो होता है वह दो तरीका से होता है, बंद परिसंचरण, एक खुला परिसंचरण। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी द्रव कितने प्रकार के होता है, जितना 1 घंटा में पढ़ा सके। तो देखिए, पहला जो है से पहला पॉइंट होगा कि शरीर द्रव का परिसंचरण, शरीर द्रव का परिसंचरण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। शरीर द्रव का परिसंचरण दो प्रकार से होता है। आपका पहला है खुला परिसंचरण, और दूसरा जो है से बंद परिसंचरण है। तो अब जानना है कि खुला परिसंचरण किसमें होता है, खुला परिसंचरण किसमें होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन किसमें होता है, इस बात को जानना है। तो देखिए, ओपन सर्कुलेशन किसमें होता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहले तो जानेंगे कि ओपन सर्कुलेशन है क्या। तो जिस जीव में, इसका डिफिनेशन होगा कि जिस जीव में रक्त का परिसंचरण बिना नली द्वारा होता है, नली द्वारा होता है, उसे हम खुला परिसंचरण कहते हैं, खुला परिसंचरण कहते हैं। दूसरा है आपका बंद परिसंचरण, जिसमें रक्त का परिसंचरण नली के द्वारा होता है, उसे हम बंद परिसंचरण कहते हैं। तो देखिए, इसका जैसे में हम लिख सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु। अब दूसरा जो परिसंचरण है वह है बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण। तो बंद परिसंचरण क्या होता है? क्लोज
सर्कुलेट है ना, सर्कुलेशन। तो देखिए क्लोज सर्कुलेशन कहते किसको है? तो इसमें जानना है वन परिसंचरण को के बारे में जानना है। क्लोज सर्कुलेशन जब रक्त का परिसंचरण नली द्वारा होता है, नली द्वारा होता है, तो उसे हम वन परिसंचरण कहते हैं, वन परिसंचरण कहते हैं। नली द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वन परिसंचरण कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, हाथी, घोड़ा इत्यादि में जैसे वन परिसंचरण। अब तो परिसंचरण हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो बॉडी फ्लूइड है वह कितने प्रकार के होता है। बॉडी फ्लूइड है वह कितने प्रकार के होता है, समझ गए ना? तो इसके बारे में हम जैसे अध्ययन करेंगे कि बॉडी फ्लूइड जो है से कितने प्रकार के होता है। तो देखिए बॉडी फ्लूइड कितने प्रकार के होता है। तो शरीर द्रव जो है, शरीर द्रव दो प्रकार के होता है। पहला में जो है शरीर द्रव या इसको हम रक्त भी कह सकते हैं। दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्लाज्मा होता है और दूसरा जो होता है, पहला प्लाज्मा होता है, पहला जो है प्लाज्मा है, दूसरा रक्त कणिका होता है, रक्त कणिका। तो बहुत सारा प्लाज्मा से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी कंपटीशन में। इसके बारे में हम क्लियर करते हैं कि प्लाज्मा क्या है। देखिए प्लाज्मा होता है कि जब कोई व्यक्ति को रक्त निकलता है और सिरिंज में ऐसे छोड़ दीजिएगा तो नीचे जो है ऐसे रक्त कणिका बैठ जाता है और ऊपर प्लाज्मा रहता है। तो प्लाज्मा रहता है, तो प्लाज्मा के विषय में हम लोग जानेंगे। प्लाज्मा के विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 से 92% होता है। पहला पॉइंट बनता है कि जो प्लाज्मा में जो है वो जल का प्रतिशत जो है 90 से 92% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 से 92% होता है। ठीक है। दूसरा बात है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 से 92% होता है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि शेष भाग जो है 8 से 10% प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। जो प्रोटीन पाई जाती है वह कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो देखिए प्लाज्मा में
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनता है, किसी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो भी हमारे कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा में ही पाया जाता है। वो प्लाज्मा में ही होता है। किसी भी व्यक्ति से आप एंटीबॉडी ले सकते हैं और वो एंटीबॉडी जाकर डायरेक्ट जो है किसी रोगों को इलाज में दिया जाता है। जैसे कोई बीमारी हो गया और उस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर का एंटीबॉडी बना हुआ उसमें दिया जाता है। तो अब हम लोग को जानना है कि हमारे अंदर जो है से ये सब प्रोटीन है, क्या कार्य करता है। क्या क्या तो बोल रहा है? आवाज कट क्या रहा है? आवाज कट क्या रहा है? तो जो हमारे जो है रक्त में जो प्लाज्मा है उसमें जो है से प्रोटीन पाए जाते हैं। सभी प्रोटीन का जो है से कार्य जो है से अलग अलग है। तो उन सभी प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा प्रोटीन का क्या कार्य है, उसके विषय में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में जानेंगे। यह प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। शरीर में परासरण दाब को संतुलित करती है। शरीर में परासरण दाब को संतुलित करती है। शरीर में परासरण दाब को संतुलित करती है। दूसरा जो होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन भी प्लाज्मा में पाई जाती है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यह प्रोटीन जो है से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। अब तीसरा प्रोटीन जो है वह है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन।
फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, यह प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, रक्त को जमाने का कार्य करता है। कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। दूसरा प्रोटीन है हेपेरिन, हेपेरिन, हेपेरिन प्रोटीन, यह प्रोटीन रक्त को जमने से रोकती है। देखिए यह प्रोटीन जो होता है एंटीकोगुलेंट के कार्य करता है और रक्त को जमने से रोकता है। जैसे किसी आदमी के अंदर हम लोग ब्लड लेते हैं, उसको जांच करना रहता है, तो उसको हम लोग वाइल में लेते हैं रक्त को, तो वाइल में लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट डाला रहता है, हेपरिन के प्रोटीन के समान हेपरिन प्रोटीन रहता है। तो जब उसमें डाला रहता है, किसी आदमी को हम रक्त ले लिए, उसको हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप करना है, तो वह रक्त जमता नहीं है क्योंकि वह जमने से रोक देता है। या किसी व्यक्ति को जब किडनी खराब हो जाता है, कृत्रिम तरीका से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, डायलिसिस पे रखा जाता है, तो उनके शरीर का जो रक्त निकलता है, तो निकलने के बाद वो जो है उसमें हेपेरिन के साथ वो मिक्स होता है, इसके बाद जो है डायलिसिस मशीन में जाता है। या जो भी ब्लड डोनेट करता है तो उसपे पैकेट में जो है एंटीकोगुलेंट मिलाया हुआ रहता है, जो आप पैकेट में जाने के बाद रक्त को जमने से रोकता है। वरना जो है जैसे हम लोग को बाहर कैसे रक्त निकलता है तो तुरंत क्लॉट हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो हेपेरिन प्रोटीन है वह रक्त को जमने से रोकता है। ऐसे प्लेटलेट्स भी है जो हमारे रक्त को जमने से रोकता है। तो अब हम लोग आते हैं, ये सब हमारे रक्त में जो है आपको थे, और रक्त में जो है जो आरबीसी ले जाता है, ग्लूकोज ले जाता है, और विटामिन मिनरल्स होते हैं, सब कहाँ उपस्थित होते हैं? रक्त में ही, प्लाज्मा में ही उपस्थित होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से जब रक्त निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है, तो उसके शरीर में रक्त के साथ साथ ग्लूकोज भी चला जाता है। तो उस व्यक्ति में शुगर लेवल जो है ग्लूकोज का लेवल शरीर में कम होने की संभावना रहता है। इसलिए उस व्यक्ति को जूस पिलाया जाता है, स्पंज खिलाया जाता है, ताकि उसको शरीर में किसी भी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो चक्कर आके गिर जाएगा। इसलिए उसको ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखने के लिए तुरंत उसको जूस वगैरह पिला दिया जाता है। तो अब जो है हम लोग आगे जो अध्ययन करेंगे वह रक्त कणिका है। तो रक्त कणिका में जो है आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, ये सभी रक्त कणिका के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जो है रक्त कणिका में क्या क्या आते हैं, अब नया हेडिंग लेंगे, रक्त कणिका। रक्त कणिका, देखिए रक्त कणिका के अंतर्गत, रक्त कणिका के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। ये जो है तीन आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं रक्त कणिका के अंतर्गत, है ना। क्या क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है।
देखिए हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे कि आरबीसी क्या है। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो है, आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए जो हमारा आरबीसी है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे आरबीसी जो है उसका निर्माण हमारा बोन मैरो में होता है, जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं, बोन मैरो है ना। हड्डी के बीच वाला जो भाग होता है वो बोन मैरो होता है, खोखला भाग होता है, हड्डी खोखला भाग है, और उसके अंदर से जैसे आरबीसी बनता है, बोन मैरो। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में जो है से कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक अपवाद के रूप में ऊंट के आरबीसी में जो है से केंद्रक पाया जाता है। जो ऊंट का आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन मनुष्य के आरबीसी और जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो रक्त आरबीसी होता है, इसी एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है से हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। 12 से 16 ग्राम होती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना है। ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला चीज है कि ये जैसे हीम है, और दूसरा जो है से ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन है तो हीम क्या है, एक आयरन है, और ये जो है से आपका प्रोटीन है। यानी हमारे शरीर में आयरन और प्रोटीन मिलता है तभी जाकर हीमोग्लोबिन बनता है। दूसरी बात है कि जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 30 से 120 दिनों में होता है, और यह आरबीसी का मृत्यु जो होता है स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में टोटल आरबीसी जो है से 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है, या क्यूबिक पर एमएम होता है। तो इस तरह से जो हमारा आरबीसी होता है उसी के द्वारा जो है से ब्लड ग्रुप का भी निर्धारण होता है। जो ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले वैज्ञानिक है, जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, वो कार्ल लैंडस्टीनर है। एक डॉक्टर थे, इनके मरीज जो आता था वो जिसमें हीमोग्लोबिन कम रहता था, दूसर के रक्त निकाल कर चढ़ा देते थे, जिससे रोगी जो होता था वो मर जाता था। लेकिन कुछ रोगी क्या हुआ कि वो जीवित रहा, मरा नहीं। तब इन्होंने रिसर्च करने लगे कि आखिर और जीवित रहा और मर जाता है, ऐसा क्यों। जब इन्होंने रिसर्च करने लगा, अब आरबीसी को देखने लगा, उसका झिल्ली का अध्ययन करने लगा, तो उनको पता चला कि आरबीसी का जो झिल्ली होता है उस झिल्ली में, कोई झिल्ली में एंटीजन है तो किसी में नहीं है। तो इन्होंने दो तरह के एंटीजन पाया। तो एक का इन्होंने एंटीजन इस तरह का जो झिल्ली पर जो था उसको एंटीजन ए रखा, कुछ का जो है बी नाम रखा, है ना। एंटीजन के आधार पर ही
इन्होंने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। एंटीजन के आधार पर ही इन्होंने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। तो जिस व्यक्ति में के आरबीसी की कोशिका झिल्ली में एंटीजन ए होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है। जिस व्यक्ति के में एंटीजन आपका बी होता है, उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। और जिसमें ए और बी दोनों होता है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और जिसके आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं होता है, उसका ब्लड ग्रुप आपको जैसे क्या होता है? ओ होता है। इसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर ये बात तो खोज लिए, लेकिन बाद में इनका सहयोग करने वाले बिनर साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि कुछ के आरबीसी में एंटीजन डी भी होता है। इसे तो एंटीजन 5 तरह का होता है ना? लेकिन जो डी एंटीजन होता है वह ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या निगेटिव बताता है। जिसके आरबीसी में एंटीजन डी होता है, उसका रक्त समूह आपका पॉजिटिव होता है। और जिसमें डी एंटीजन नहीं होता है, उसका रक्त समूह निगेटिव होता है। तो देखिए, जो ए है एंटीजन या बी है, ये सभी को व्यक्ति के अंदर जीन होता है जो निर्धारण करता है, जो अपने माता पिता से आता है, ट्रांसफर होता है ना? माता पिता से यह जैसे आता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है शरीर के अंदर जैसे आपका जीन का जैसे है ना निर्धारण होता है एंटीजन के, है ना, जीन के आधार पर। तो इस तरह से हम जानेंगे कुछ आरबीसी के बारे में। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ना कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण जो है से बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जीवन काल 30 से 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 30 से 120 दिनों का होता है, ठीक ना? आरबीसी का जीवन काल 30 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का मृत्यु प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है ना? हम लोग के पेट में ही एक जो है स्प्लीन भाग है, प्लीहा भाग है, जहां पे आरबीसी की मृत्यु होती है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को कहा जाता है। और भी हम लोग जानेंगे कि आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। ना है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती है।
अपवाद में ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। टोटल आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्रति घन मिलीमीटर होती है ना। किसी व्यक्ति में टोटल आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है, या हम लिख सकते हैं कहीं 5 से 5.5 है ना क्यूबिक पर ml होती है। मनुष्य में केवल सर? हाँ, मनुष्य में है ना। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मनुष्य में ही अध्ययन किया गया है, जानवर इस सब में नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ना, तो यहाँ फोकस कहाँ रहेगा, ह्यूमन का रहेगा सब चीज। तो यह जैसे इतना होता है, ठीक ना। इसके निकालने का हमारे पास सामान भी है ना, उनको दिखाते हैं। देखो, ये आरबीसी का जो है चैम्बर है, इसी से हम लोग पूरे लिखल है न्यू बर इम्प्रूव्ड है ना। ये जैसे आपका आरबीसी चैम्बर है, डब्ल्यूबीसी टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट इसी से होता है, इसी चैम्बर से होता है ना। किसी भी व्यक्ति में टोटल आरबीसी या डब्ल्यूबीसी इसी से हम काउंट करके पता लगाते हैं। इसमें जैसे आपका रेखारी रहता है ना यहाँ पे, और माइक्रोस्कोप से देख के हम पता लगा लेते हैं है ना। गुना भाग फार्मूला होता है उस पर बैठा के। इस शीशा का है लेकिन इसका कीमत 2000 है ना। ये मोटा शीशा है, इसका कीमत 2000 है, और कच्चा शीशा गिरने के बाद तुरंत फूट जाता है। इसी से जो है से काउंट कर लेते हैं, टोटल आरबीसी टोटल डब्ल्यूबीसी है ना, से काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरीका से आज क्लास हम लोग यहीं तक स्टॉप करेंगे। अब आगे अब 12th के बताना है बच्चों को, एग्जाम है उन लोग के, ठीक है। तब रिकॉर्ड हो गया है, जितना बताया है ना वो सारा रिकॉर्ड है।